गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मशीन डिज़ाइन में लेक्चर सीरीज 31 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा डियर एमसीक्यू। एमसीक्यू दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो हमारा क्लच एंड ब्रेक दोनों चैप्टर से रिलेटेड कंबाइंड ऑब्जेक्टिव होगा। हमने एक साथ दोनों का बना दिया है, तो ये हमारा टॉपिक होगा डियर एमसीक्यू मीन्स ऑब्जेक्टिव, जो दोनों चैप्टर होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लच के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम लोग ब्रेक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो चलिए डियर, जितने भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग पहले क्लच का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहले क्लच का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बात कही गई है और इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है डियर। क्वेश्चन आपका कह रहा है फॉर गिवन डायमेंशन द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ कोन क्लच कंपेयर्ड टू दैट द सिंगल प्लेट क्लच इज। तो हम ये जानते हैं डियर कि जो कोन क्लच होता है, देखिए सिंगल प्लेट क्लच ये हमारा हो गया, इसमें ये हमारी प्लेट हो गई। अब इसमें अगर हम W ऑफ सिंगल की बात करें, जो लोड W अप्लाई कर रहे हैं, ये हमेशा इज इक्वल टू होता है W ऑफ कोन क्लच के। कोन क्लच हमारा कैसा होता है डियर, ये हमारा इस तरीके से होता है। यहाँ लाइनिंग ब्रेक लाइनिंग मटेरियल होते हैं, मतलब फ्रैक्शन लाइनिंग होते हैं। ये कोन टाइप का होता है। जब ये आगे आकर मिलता है तो ये एंगल 2 अल्फा बनेगा, और 2 अल्फा बराबर कितना होता है 25 डिग्री। 2 अल्फा बराबर 25 डिग्री होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं कोन एंगल। अगर यही हम आधी बात करें तो आधा अल्फा हो जाएगा। अल्फा को हम लोग सेमी कोन एंगल के नाम से जानते हैं, और सेमी कोन एंगल हो जाएगा आधा, मतलब 12.5 डिग्री। तो ये हमारा होता है कोन। यहाँ पे देखिए डियर, जो लोड की वैल्यू है कोन के क्लच के लिए या सिंगल प्लेट क्लच के लिए कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर हम टॉर्क की बात करें तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, डिराइव किया था। टॉर्क ऑफ कोन इज 2 टाइम्स ऑफ टॉर्क ऑफ सिंगल। दैट मीन्स हम लोग वहाँ से डिराइव किए थे डियर, टॉर्क ऑफ कोन इज ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ सिंगल क्लच प्लेट। तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्राइव किए थे। हम फार्मूले भी हम लोग लाए थे, टॉर्क ऑफ कोन इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ सिंगल अपॉन साइन अल्फा। इस तरीके से हम लोग इसको ड्राइव किए थे। तो यहाँ से हमारा क्या होता है डियर कि फॉर गिवन डायमेंशन, एक गिवन डायमेंशन के लिए द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ कोन क्लच की टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कंपेयर टू सिंगल प्लेट क्या होगी, ग्रेटर होगी। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी सही होगा। ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है डियर, क्वेश्चन कह रहा है इन कोन क्लच, जो अभी हम लोगों ने कोन क्लच की बात की, इस कोन क्लच के लिए, इसी कोन क्लच के लिए क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रहा है डियर, ऑप्शन 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है आउटर कोन इज कीड टू ड्राइविंग सैफ्ट एंड इनर कोन इज फ्री टू द स्लाइड टू ड्राइविंग सैफ्ट। नेक्स्ट बात कर रहा है इनर कोन इज कीड टू ड्रिवन सैफ्ट एंड आउटर कोन इज फ्री टू स्लाइड ऑन ड्राइविंग सैफ्ट। नेक्स्ट कह रहा है आउटर कोन इज फ्री टू स्लाइड ऑन ड्राइविंग सैफ्ट एंड इनर कोन कीड टू ड्राइविंग ऑन सैफ्ट। आगे लास्ट ऑप्शन कह रहा है आउटर कोन इज कीड टू ड्रिवन सैफ्ट एंड इनर कोन इज फ्री टू स्लाइड। तो हम ये जानते हैं डियर, देखो हम ये जानते हैं कोन क्लच में हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कोन, ये हमारा होता है कोन, और ये इस तरीके से हमारा, इसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये ड्राइवर सैफ्ट होता है और ये ड्रिवन सैफ्ट होता है। तो हमारा देखिए क्या होता है, पहला ऑप्शन है आउटर कोन इज कीड टू ड्राइविंग सैफ्ट। तो जो हमारा आउटर कोन है वो हमारा क्या है, ये जो आउटर कोन है, आउटर कोन किस पे है, ड्राइविंग सैफ्ट पे फिट किया गया है, ड्राइविंग सैफ्ट पे फिट किया गया है। और कह रहा है
इनर कोन इज फ्री टू स्लाइड ऑन ड्रिवन। तो ये जो ड्रिवन शैफ्ट है, इस ड्रिवन शैफ्ट पे ये देखिए ये वाला इनर कोन को हम लोग ड्रिवन शैफ्ट पे फिट किए हैं और ये स्लाइड करेगा आगे पीछे इसके ऊपर कांटेक्ट होने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि आउटर कोन हमारा ड्राइवर शाफ्ट पे फिट होता है और इनर कोन ड्रिवन शैफ्ट पे फिट होता है और इनर कोन आपका स्लाइड करता है कांटेक्ट इंगेज और डिसएंगेज होने के लिए। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ क्लच कैन बी गिवन बाय पी। यदि हम किसी देखो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ क्लच कैन बी गिवन बाय पी, क्लच की टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी हमारी क्या है, पी है। P इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, यदि उसका हमारा P इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हो एंड स्मॉल p इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड कैपिटल P इज द ऑपरेटिंग फोर्स हो, तो उस समय डियर हमारा क्या कह रहा है कि टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ क्लच हमारा कितना होगा। तो हम ये जानते हैं कि टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी हमारा होता है म्यू इंटू पाई इंटू पी। ये हम लोग जानते हैं। देखिए अलग अलग केस में ये हमारा होता था R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, और एक केस में हमारा होता था T इज इक्वल टू म्यू पाई इंटू पी R2 प्लस R1 होता था। तो जब इसको हम लोग R2 और R1 को D के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा 2 पाई होता था, तो ये हमारा हो जाएगा 12। तो इस तरीके से म्यू पाई इंटू पी का मतलब हमारा क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी अपॉन 12 कैपिटल डी क्यूब माइनस स्मॉल डी क्यूब, ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और म्यू पी अपॉन 4 कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी, ये भी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे डी के फॉर्म में दिया है, हम लोग इसको आर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर हमारे करेक्ट होंगे। हम लोग इसे आर के फॉर्म में कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू पाई इंटू पी, डी इज इक्वल टू हमारा होता है 2r क्यूब माइनस ये हमारा हो जाएगा, जिसको हम लोग R2 माइनस R1 कहते थे, तो 2R1 का क्यूब अपॉन ये हो गया 12। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 का क्यूब हमारा हो जाएगा, 2 का क्यूब हमारा बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा 8/12 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू इंटू पाई इंटू पी 8/12। तो ये हमारा क्या होता था 2/3, जो फार्मूला हम लोग निकालते थे 8/12 का मतलब हो जाएगा 2/3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो म्यू पाई इंटू पी 2/3 R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो इस तरीके से ये हमारा टॉर्क निकल के आता था म्यू इंटू पी इंटू पाई इंटू 2/3 R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। सेम ये हम अगर दूसरे की बात करें तो टॉर्क T इज इक्वल टू म्यू इंटू पी अपॉन 4। देखिए कैपिटल डी माइनस कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी, मतलब हम लोग R2 प्लस R1 अगर बात करें तो 2R2 प्लस 2R1, इसको हम लोग 2 बाहर कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टॉर्क T इज इक्वल टू म्यू पी बाई 2 R2 प्लस R1। ये हमारा आता था फार्मूले से, तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 और 2 यानी कि बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ये हमारा आंसर इसका इस तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए कोनिकल क्लच। एक कोनिकल क्लच के माध्यम से, ये जो कोनिकल क्लच है डियर, इस कोनिकल क्लच के माध्यम से जो टार्क हमारी ट्रांसमिट हो रही है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बाय ए कोनिकल क्लच ऑफ आउटर रेडियस आर। ये जो आउटर रेडियस है इसकी वैल्यू दिया है कैपिटल आर एंड इनर रेडियस, ये जो हमारा है इनर रेडियस इज स्मॉल आर एंड सेमी कोन एंगल इज अल्फा। सेमी कोन एंगल का मतलब ये एंगल अल्फा हो गया और ये एंगल अल्फा हो गया। यहाँ देखिए सेमी कोन एंगल की बात कर दिया, अगर कोन एंगल की बात करता तो 2 अल्फा हो जाता। सेमी कोन एंगल अल्फा एज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी वेयर W ऑफ टोटल एक्सियल लोड
एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। यदि हम इसे देखो, एक होता है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी और एक होता है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से एज्यूम करना है, तो हमें क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट दिया है म्यू डब्ल्यू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन 3 साइन अल्फा। 3 साइन अल्फा ऐसे ये रॉन्ग होगा। म्यू डब्ल्यू आर माइनस आर 3 साइन अल्फा, ये भी रॉन्ग होगा। ये हमारा है 2 म्यू डब्ल्यू कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। तो हम लोग ये जानते थे डियर 2/3 म्यू इंटू, देखिए ये जो हमारा है डब्ल्यू, म्यू इंटू डब्ल्यू कैपिटल एक R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन 3 साइन अल्फा, ये जो 2/3 ये साइन अल्फा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये हम लोग जानते थे। दैट मीन्स 2/3 म्यू डब्ल्यू R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन साइन अल्फा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2/3 म्यू डब्ल्यू R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। हम लोग यहाँ कैपिटल R और स्मॉल R हैं, हम लोग R2 और R1 कन्वर्ट करके करते थे, अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। मतलब ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है द रिकमेंडेड सेमी कोन एंगल इन केस ऑफ कोन क्लच इज नियरली इक्वल टू। तो हम ये जानते हैं डियर, बार बार हमने इसको डिस्कस किया, ये सेमी कोन एंगल अल्फा इज इक्वल टू होता है 12.5 डिग्री, ये अल्फा इज इक्वल टू हो गया 12.5 डिग्री। यदि हम 2 अल्फा की बात करें तो 2 अल्फा बराबर 25 डिग्री होता है। तो यहाँ सेमी कोन एंगल की बात कर रहा है, तो मतलब कितना हो जाएगा 12.5 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है डियर, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है इन द मल्टीपल डिस्क क्लच। मल्टीपल डिस्क क्लच का मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक क्लच प्लेट उसमें यूज की गई है। दैट मीन्स ये जो हमारा सैफ्ट है, ड्रिवन सैफ्ट है, इस पे इस तरीके से मल्टी क्लच प्लेट यूज किए गए हैं। अगर इस पे हम फ्रैक्शन लाइनिंग की बात करें तो यहाँ सपोज करो इस पे ये फ्रैक्शन लाइनिंग लगा हुआ है और इस पे ये फ्रैक्शन लाइनिंग लगा हुआ है, तो इस तरीके के क्लच को बोलेंगे मल्टी क्लच। अगर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस की बात करेंगे, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस की बात करेंगे तो टोटल ये हो जाएगा n-1। तो n का मतलब कितना है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 - 1, दैट मीन्स 4। और यहाँ देखो एक कॉन्टैक्ट सरफेस ये हो गई, एक कॉन्टैक्ट सरफेस ये वाली हो गई 2, एक कॉन्टैक्ट सरफेस ये हो गई 3, एक कॉन्टैक्ट सरफेस ये हो गई 4। तो मल्टीप्लेट क्लच में इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसकी बात करनी चल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन मल्टीपल डिस्क क्लच, मल्टीपल डिस्क क्लच में इफ 3 or 6 डिस्क, मतलब देयर आर 6 डिस्क, 6 डिस्क हमारा किसके है, ऑन द ड्राइविंग शैफ्ट। ड्राइविंग शैफ्ट पे कितने डिस्क हैं, 6 डिस्क हैं। 6 प्लेट हमारी ड्राइविंग शैफ्ट पे हैं एंड 5 डिस्क आर ड्रिवन शैफ्ट। दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 + 5 इज इक्वल टू 11 हो गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है देन द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस विल बी इक्वल टू। तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस हम लोग जानते हैं n-1। n-1 का मतलब 11 - 1 दैट मीन्स 10। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। कितना आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। बस हमें नंबर ऑफ प्लेट से 1 को माइनस कर देना है तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस मिल जाएगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन का डियर मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। एक तरफ हमारा लिस्ट फर्स्ट है और एक तरफ हमारी लिस्ट सेकेंड है। लिस्ट फर्स्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लच प्लेट दिए गए हैं और लिस्ट सेकेंड में उनके एप्लीकेशन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए डियर, जहाँ पर भी आपको स्कूटर दिखाई दे तो हमने आपको बताया हुआ है कि वहाँ सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज किया जाएगा। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्कूटर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्लच, स्कूटर हो गया, मोपेड हो गया, वहाँ पे हम लोग क्या यूज नहीं,
स्कूटर नहीं, अगर मोपेड दिया है तो मोपेड में हम लोग क्या यूज करेंगे डियर, सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज करेंगे। अगर मोपेड दिया है, मोपेड हो गया या स्कूटी, स्कूटर नहीं स्कूटी, मोपेड या स्कूटी में हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज करते हैं। दैट मीन्स आर का हमारा क्या हो जाएगा 4, आर का देखिए 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखिए बी और सी दो ऑप्शन ऑटोमेटिक हमारे एलिमिनेट हो गए। आगे बात कर रहे हैं सिंगल प्लेट फ्रैक्शन क्लच। तो हम ये जानते हैं डियर कि जो ट्रक वगैरह यूज होते हैं, ट्रकों में हम लोग हैवी ट्रक या बसों में सिंगल क्लच प्लेट यूज करते हैं, और बाइक स्कूटर या कार में हम लोग मल्टी प्लेट क्लच यूज करते हैं। तो सिंगल प्लेट क्लच अगर हमारी यूज हो रही है वो किस में यूज होगी, ट्रक में यूज होगी। ट्रक का मतलब क्या है, P का 3, तो P का देखिए P का 1 यहाँ, मतलब ये रॉन्ग हो गया। तो इसी से हमारा P का 3, मतलब देखिए दो ऑप्शन से ही हमारा एलिमिनेशन मेथड अगर हमने लगा दिया तो दो ऑप्शन से हमारा आंसर निकल गया। बट और हम लोग देख लेते हैं Q का 1 होगा। दैट मीन्स मल्टी प्लेट अगर हमारी क्लच है तो स्कूटर के लिए या बाइक के लिए यूज किया जाएगा। और साथ में अगर जा क्लच हमारी है तो रोलिंग मिल में हम लोग क्या करते हैं, जा क्लच का यूज करते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इसका आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डियर, इन ए मल्टी प्लेट क्लच विथ N0 इज नंबर ऑफ आउटर डिस्क। जो आउटर डिस्क है उसकी संख्या कितनी दिया है, N0 दिया है, एंड Ni इज द नंबर ऑफ इनर डिस्क। तो सपोज करो कि आउटर डिस्क की संख्या हमारी कितनी दिया है, N0, और इनर डिस्क की संख्या कितनी दिया है, Mi। देन कह रहा है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ एक्टिव सरफेस। तो हम ये जानते हैं डियर कि पहले टोटल एक्टिव नंबर, देखिए नंबर ऑफ पेयर ऑफ एक्टिव सरफेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्लेट -1 हम लोग करते थे। दैट मीन्स n-1 करते थे। n की जगह यहाँ पे क्या है, N0 प्लस Ni -1। तो इसका आंसर हो जाएगा n आउटर प्लस n इनर -1। दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। यहाँ +1 है, ये भी इनकरेक्ट होगा। यहाँ देखिए Ni प्लस N0 -1, दैट मीन्स सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। आगे बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रैक्शन क्लच। निम्न में से कौन सा फ्रैक्शन क्लच नहीं है। तो जो हमारा डिस्क या प्लेट क्लच है डियर, ये तो फ्रैक्शन क्लच का एग्जाम्पल है। फ्रैक्शन क्लच का एग्जाम्पल है सिंगल प्लेट क्लच या मल्टी प्लेट क्लच। कोन क्लच भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, फ्रैक्शन क्लच का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस तरीके से कोन हमारा बनेगा, यहाँ फ्रैक्शन लाइनिंग होगी। ये भी हमारा फ्रैक्शन क्लच का एग्जाम्पल है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी हमारा फ्रैक्शन क्लच का एग्जाम्पल है। ये पूछ रहा तो कौन सा फ्रैक्शन क्लच का एग्जाम्पल नहीं है। दैट मीन्स जा क्लच। जा क्लच हमारा कैसा है, पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम से हमारा है, जिसमें हमारे या तो टीथ बने होंगे या उसमें जा बने होंगे। ये हमारा क्या होगा, जा क्लच हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऑन द मोटर विथ लो स्टार्टिंग टॉर्क द टाइप ऑफ क्लच टू बी यूज्ड। देखिए किसी मोटर में अगर देखिए ऑन द मोटर्स विथ लो स्टार्टिंग टॉर्क, यदि लो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा है, टॉर्क लो है, तो उस समय हम कह रहे हैं टाइप ऑफ क्लच टू बी यूज्ड। तो आपको पता है डियर कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, इस सेंट्रीफ्यूगल क्लच में हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्पीड को लो स्पीड पे स्टार्ट करते हैं। हाई स्पीड होने पर यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा एक्ट करता है और इस पर कांटेक्ट होकर इसको क्या करता है, ड्राइवर सेपरेट डिवीजन को मूव कराने लगता है। तो लो स्पीड टॉर्क के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लच।
चलिए, तो इसका मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल क्लच आर यूज्ड फॉर लो स्टार्टिंग टॉर्क ऑन एनी मशीन या एनी टाइप ऑफ मोटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डियर, एक तरफ एक एसर्शन दिया है और एक उसका रीजन दिया है। हमें देखना है कि क्या एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और अगर दोनों सही हैं तो क्या इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर इसी टाइप के आते हैं। तो यहाँ कह रहा है एसर्शन में है ए क्लच इज द बेस्ट मीन्स टू कनेक्ट ए ड्राइविंग शाफ्ट विथ ए ड्रिवन शाफ्ट फॉर रेगुलर पावर ट्रांसमिशन। ये कह रहा है कि एक क्लच को हम लोग सबसे बेस्ट तब मानेंगे जब वह ड्राइविंग को ड्रिवन शाफ्ट से रेगुलर कनेक्ट करता रहे। तो बिल्कुल सही बात है, अगर कुछ समय कनेक्ट करे कुछ समय बाद कनेक्ट ना करे, जब हम चाहें तो ना कनेक्ट करें, वो हमारा बेस्ट क्लच नहीं माना जाएगा। बेस्ट क्लच वही हमारा होगा जब हम रेगुलर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ड्राइवर शाफ्ट को ड्रिवन शाफ्ट से कनेक्ट करें, तो वो क्लच हमारा क्या कहलाता है, बेस्ट क्लच कहलाता है। मतलब एसर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन की बात कर लेते हैं। रीजन कह रहा है ए क्लच कैन बी फ्रिक्वेंटली इंगेज एंड डिसंगेज एट ऑपरेशन व्हील। ये कह रहा है ए क्लच कैन बी फ्रिक्वेंटली इंगेज एंड डिसंगेज एट ऑपरेटर्स व्हील। जैसे देखिए ये क्लच हमारा कैसा, एक क्लच कैन बी फ्रिक्वेंटली इंगेज एंड डिसंगेज एट ऑपरेटर्स व्हील। जब ऑपरेटर चाहे तो उस क्लच को तेजी से इंगेज और डिसंगेज कर सकता है। ऑपरेटर की इच्छा के ऊपर हमारा है क्लच का इंगेज और डिसंगेज होना। तो ये हमारा भी, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। लेकिन यहाँ अगर देखते हैं कि क्या ये इंगेज और डिसंगेज की बात कर रहा है और यहाँ पे ड्राइविंग शाफ्ट विद कनेक्ट टू ड्रिवन शाफ्ट देन रेगुलर पावर विल बी ट्रांसमिट, तो ये इसका करेक्ट रीजन भी बता रहा है और इसके साथ इंगेज भी हो रहा है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन कह रहा है द डिवाइस विच परमिट द कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन ऑफ शाफ्ट। उस डिवाइस का नाम बताइए जो शाफ्ट को कनेक्ट करे और डिसकनेक्ट करे। तो पुली हमारी क्या है, शाफ्ट पे परमानेंट फिक्स होती है, शाफ्ट को कनेक्ट और डिसकनेक्ट नहीं करती है। बियरिंग भी हमारी शाफ्ट पे परमानेंट कनेक्ट होती है और कनेक्टर्स का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्लच यूज होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा क्लच। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखिए ये था हमारा क्या था, 12 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लच से रिलेटेड सॉल्व किए। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, ब्रेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे हैं, जो ब्रेक चैप्टर भी हम लोगों ने क्लच के पहले कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा मशीन डिजाइन का सब्जेक्ट हमारा अच्छे से एंड हो जाएगा। तो चलिए आइए हम ब्रेक से रिलेटेड चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। तो ब्रेक में देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 1 ब्रेक का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक्स इज कॉमनली यूज्ड इन मोटर कार। तो मोटर कार में हम लोग कौन से ब्रेक का यूज करते हैं, तो हम लोग मोटर कार में क्या होता है डियर, ये हमारा ड्रम होता है और यहाँ से लेके देखें, यदि हम बात करें, ये हमारा हो गया ब्रेक शू, इस तरीके से ब्रेक शू हो गया। इसको हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमारी स्प्रिंग होती हैं, तो ये इंटरनली एक्सपेंड करके इसको कनेक्ट करता है। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये इंटरनली एक्सपेंड होगा इंटरनली और इसकी सरफेस को कांटेक्ट करेगा और ब्रेक को लगाएगा। ये होता है शू और ये बाहरी सरफेस होती है ड्रम। तो जो हम लोग किसमें कॉमनली ब्रेक्स यूज करते हैं मोटर कार में, वो इंटरनली एक्सपेंडिंग ब्रेक यूज करते हैं। लेकिन रेलवे व्हील्स में अगर हम शू ब्रेक की बात करें तो उसके ऊपर हमारे शू क्या होते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं रेलवे के व्हील्स में। और डिस्क ब्रेक में भी एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं। तो जनरली यहाँ मोटर कार की बात किया है तो मोटर कार में बैंड ब्रेक्स, शू ब्रेक्स, ये होगा बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक्स नो,
इंटरनल एक्सपेंडिंग शू ब्रेक्स आर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है ब्रेक्स कॉमनली यूज इन ट्रेन। तो ट्रेन में कौन से ब्रेक्स को हम लोग यूज करते हैं डियर? ट्रेन में हम लोग यूज करते हैं शू ब्रेक। और कैसे ब्रेक यूज करते हैं? ये हमारे हो गए शू। एक्सटर्नली शू ब्रेक हमारे यूज होते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई होते हैं। तो बैंड यूज नहीं होगा, शू ब्रेक हमारे यूज होते हैं किसमें? ट्रेन में। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन ए सेल्फ लॉकिंग ब्रेक द फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई द ब्रेक इज। अच्छा देखिए डियर, जब हमने आपको बताया था कि जो ब्रेक फोर्स P की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ऐसे हम ब्रेक को बोलते थे सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। और हम चाहते हैं कि ब्रेक हमारे कंट्रोल में हो, ब्रेक ऑटोमेटिक ना लगे। अगर ब्रेक ऑटोमेटिक लग जा रहा है तो ब्रेक जब चाहेगी गाड़ी अचानक रुक जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेक ऐसा हो कि हम जब चाहें तब बाइक हमारी रुके। तो उस समय हम क्या करेंगे? सेल्फ लॉकिंग को अवॉइड करेंगे। टू अवॉइड सेल्फ लॉकिंग को अवॉइड करने के लिए P डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा P विल मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम होगा तो यही, जब P की वैल्यू मिनिमम होगी तो ये कहलाता था सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। ये कहलाता था सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। अगर P की वैल्यू मिनिमम हो तो सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक होगा, और P की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये कहलाएगा सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? सेल्फ लॉकिंग ब्रेक के लिए P विल बी 0, तो लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, एक्सटर्नल अप्लाइड लोड की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है व्हेन द फ्रैक्शनल फोर्स हेल्प्स द अप्लाइड फोर्स इन अप्लाइंग द ब्रेक इज। क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम व्हेन द फ्रैक्शनल फोर्स हेल्प टू अप्लाई द फोर्स, जब किसी ब्रेक ड्रम पे, ये मान लो कि हमारा ड्रम हो गया, ये हमने इस पर फोर्स लगा दिया और ये हम लोग इसको लीवर से कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे लीवर से कनेक्ट कर दिए, इस पर हम लोग लोड P लगा दिए। ये लीवर हमारा इसके एक्सिस पे कोइंसाइड कर रहा है। तो लोड P लगाने पे कह रहा है कि जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है तो द ब्रेक इज, क्या वो ब्रेक हमारा सेल्फ लॉकिंग कहलाएगा, ऑटोमेटिक कहलाएगा, या सेल्फ एनर्जाइजिंग कहलाएगा, या नन ऑफ दी। क्वेश्चन को देखिए डियर, समझने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन द फ्रैक्शन फोर्स हेल्प टू अप्लाई द फोर्स, जब खुद फ्रैक्शन फोर्स ही हेल्प करने लगे ब्रेक को अप्लाई करने में, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा टॉर्क जनरेट हो रहा था जब वो भी हमारा हेल्प होने लगे, मतलब टॉर्क हमारा जब खुद अप्लाई हेल्प करने लगे, ये लोड P हम लगा रहे थे, यदि इस पे जो टॉर्क जनरेट हो रहा था ये भी अप्लाई होने लगे इसको ब्रेक लगाने में, तो हमारे P की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। और जब P की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो ऐसे ब्रेक को हम लोग बोलते थे सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे डियर कि जब हमारे ब्रेक में फ्रैक्शन फोर्स भी हेल्प करने लगे ब्रेक को अप्लाई करने में, तो लोड, एक्सटर्नल लोड P की वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसे ब्रेक को बोलेंगे सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ लॉकिंग ब्रेक, नो। ऑटोमेटिक ब्रेक, नो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। तो ये हो गया हमारा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सीधे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है फॉर ए शू ब्रेक, एक शू ब्रेक के लिए द इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी किसके बराबर में होगी? तो ये जो हमारा होता था डियर 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा के बराबर में होता था। तो यहाँ देखिए 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हेन म्यू इज एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन एंड थीटा इज सेमी ब्लॉक एंगल हमारा होता था। तो इस तरीके से सेमी ब्लॉक एंगल का मतलब ये होता था, ये हमारा ब्रेक शू होता था तो ये एंगल सेमी ब्लॉक होता था,
अगर 2 थीटा की बात कर देते थे तो ये हमारा क्या होता था, पूरा ब्लॉक एंगल होता था, जिसे हम फ्रैक्चर एंगल के नाम से जानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन आया भी है, आता भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। आगे बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट एबव हमारे करेक्ट हैं। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो फर्स्ट आपका कह रहा है ए ब्रेक कनेक्ट ए मूविंग मेंबर टू स्टेशनरी मेंबर। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहा है डियर। ब्रेक्स में क्या होता है, एक मूविंग मेंबर होता है और ये स्टेशनरी मेंबर होता है। ये व्हील मूव करता है और ये शू आपका स्टेशनरी मेंबर होता है। तो ये एग्जैक्ट सही बात है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड कह रहा है ए ब्रेक कनेक्ट वन मूविंग मेंबर टू अनदर मूविंग मेंबर। ब्रेक आपका मूविंग मेंबर टू मूविंग मेंबर कनेक्ट नहीं होता है, वह स्टेशनरी मेंबर टू मूविंग मेंबर कनेक्ट होता है। ये वन मूविंग मेंबर टू अनदर मूविंग मेंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे ये होता है डियर क्लच। क्लच आपका वन मूविंग मेंबर टू अनदर मूविंग मेंबर को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्लच कनेक्ट मूविंग मेंबर टू स्टेशनरी मेंबर। ये भी गलत कह दिया। क्लच जो होता है वो मूविंग मेंबर टू मूविंग मेंबर कनेक्ट करता है। दोनों मेंबर्स आपके क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं उसमें। ये कह रहा है क्लच कनेक्ट मूविंग मेंबर टू स्टेशनरी मेंबर, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है ए क्लच कनेक्ट वन मूविंग मेंबर टू अनदर मूविंग मेंबर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्लच आपका एक मूविंग मेंबर से दूसरे मूविंग मेंबर में कनेक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 4 आर करेक्ट। यहाँ 2 है इनकरेक्ट, 3 भी इनकरेक्ट, 3 इनकरेक्ट, 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट एंटी स्किड डिवाइस आर एम्प्लॉयड ऑन। एंटी स्किड डिवाइस का मतलब ये होता है डियर कि जो हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, जिसे हम लोग डिस्क ब्रेक कहते हैं, तो जनरली हम लोग किस पे यूज करते हैं, फ्रंट ब्रेक पे यूज करते हैं। हम लोग डिस्क ब्रेक का जो यूज करते हैं जनरली फ्रंट व्हील पे यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायनेमोमीटर्स आर। एक डायनेमोमीटर की बात कर दिया है। तो यहाँ पे डायनेमोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कटिंग डिवाइस में क्या करती है, पावर को मेजर करने का वर्क करती है। जैसे अगर यहाँ पे टूल डायनेमोमीटर की बात कर देता डियर, तो टूल डायनेमोमीटर क्या करता, कटिंग फोर्स को मेजर करता, कटिंग फोर्स को मेजर करता, कटिंग फोर्स मेजर, तब हो सकता है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता, मेजरिंग फोर्स डिवाइसेस। लेकिन यहाँ टूल डायनेमोमीटर की बात ना करके केवल डायनेमोमीटर की बात किया है। तो केवल डायनेमोमीटर आपका पावर मेजरिंग डिवाइस होते हैं। जो ओनली डायनेमोमीटर होते हैं डियर वो पावर मेजरिंग डिवाइस होते हैं। टूल डायनेमोमीटर की बात करता तो कटिंग फोर्स को मेजर करते, वहाँ टूल डायनेमोमीटर आपका पीजो इलेक्ट्रिक होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायनेमोमीटर होते, ये सारे अलग टाइप के डायनेमोमीटर होते हैं। मतलब इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है डियर इस मशीन डिजाइन का, सिलेबस यहीं से हमारा एंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा है द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ए ब्रेक इज टू। ब्रेक का मुख्य ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर, ब्रेक क्या करता है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील होती है उसे एब्जॉर्ब करता है और उसे रेस्ट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ब्रेक का मेन फंक्शन होता है व्हील के अंदर जो रनिंग एनर्जी मूव कर रही काइनेटिक एनर्जी उसे एब्जॉर्ब करके उसे रेस्ट कंडीशन में किल करता है बाय द यूज ऑफ फ्रैक्शन का यूज करके काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो ब्रेक का मेन हमारा फंक्शन प्रिंसिपल होता है बैलेंस द एनर्जी रॉन्ग, गिव द एनर्जी रॉन्ग, एब्जॉर्ब द एनर्जी, ये हमारा क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से डियर हम लोगों ने आज के टॉपिक में एमसीक्यू को सॉल्व किया, जिसमें हम लोगों ने
क्लच और ब्रेक से रिलेटेड जो भी मैक्सिमम एमसीक्यू बन सकते थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम ये कह सकते हैं डियर कि हम लोग डिज़ाइन में एक अच्छी कमान पे आ चुके हैं और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हमारे जेई में आते हैं वो इससे बाहर नहीं आते हैं। बस आपको इसको ध्यान से रिवीजन करना है और कुछ प्रीवियस ईयर के जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आपके किसी भी एग्जाम में, जब भी आप जिस भी एग्जाम में बैठें, तो उस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सके आसानी से, कोई भी क्वेश्चन आपके ना छूटें। ये था हमारा डियर मशीन डिज़ाइन का कंप्लीट लेक्चर, जिसे आज हम लोग एंड कर रहे हैं। चलिए डियर, हम उम्मीद करते हैं आपको डिज़ाइन अच्छी लगी होगी, साथ में थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों ने बढ़िया से सॉल्व किया होगा। तो आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू माय डियर।